In the series of teaching learning about tenses, the tense of the day is past perfect tense. But before learning about this tense in detail, first of all, I would like to ask a question. क्या आपको पता है कि किसी टेंस को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट बिंदु जो है वो क्या होता है? हाँ, तो इसमें सबसे पहले हम कहेंगे कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसका मुख्य बिंदु उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन कुछ ऐसे टेंसेस भी हैं जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो उस स्थिति में उस टेंस को समझने के लिए हमारी हेल्प करने वाला मेन पॉइंट है मेन वर्ब। और तीसरी चीज़ जो है किसी टेंस को समझने के लिए वो होता है उसके कीवर्ड्स। लेकिन कई बार इतने सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कीवर्ड नहीं होता, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से उस टेंस की पहचान होती है। कई बार हमारे से पूछा जाता है कि ये 10 वाक्य हैं, इनमें से पहचानिए पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट या कोई और भी टेंस, कि ये किस टेंस का सेंटेंस आप पहचानिए। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आप यही पहचानेंगे कि या तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्या ऐसा भी कोई सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो? हाँ, ऐसा भी होता है, क्योंकि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, उनमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं होती। तो उन सेंटेंसेस को हम रिकॉग्नाइज या पहचान या आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? उनकी मेन वर्ब के द्वारा करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो बेस है किसी सेंटेंस को उसके टेंस से जोड़ने के लिए। तो ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, ताकि ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स भी हम आपको टाइम टू टाइम पहुंचाते रहें। और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको लेटेस्ट जो है ग्रामर के टॉपिक्स की जानकारी मिलती रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो कि हेड है। मेन वर्ब, यहाँ पर हेड के साथ जो है मेन वर्ब जो है पास्ट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। कीवर्ड्स आफ्टर, बिफोर, बाय द टाइम, वैन एटसेट्रा। तो इसमें ये कीवर्ड्स हो सकते हैं। वैन की अगर हम बात करें तो वैन पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी यूज हुआ था, और वहाँ भी हमने बताया था कि वैन जो है वो दोनों टेंसेस में यूज होता है। उसके बाद यूजेस, पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस क्या हैं, प्रयोग क्या हैं? किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो किसी दूसरे कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो चुका था, यानी कि एक काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा उसके बाद स्टार्ट हुआ है। देखते हैं कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं। द थिप हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, बिफोर कंजंक्शन है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी कि द थिप हैड रन अवे, चोर भाग चुका था, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। तो अगर सेपरेटली देखें तो ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट इंडेफिनिट को दिखाती है। और इस प्रकार का जब एक सेंटेंस दिया गया होगा तो वो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस का ही पार्ट कहेंगे, और उसमें बीच में कंजंक्शन जो लगा हुआ वो बिफोर होगा, यानी कि बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर ये सेंटेंस दिया जाता और यहाँ पर वर्ब रन दी जाती है और कहते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स करें आप, तो हम इसके अंदर हेड प्लस रन करेंगे। क्यों? क्योंकि बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। शी हैड कुकड द फूड बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुंचने से पहले वो खाना पका चुकी थी। यहाँ भी बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड का प्रयोग हुआ है और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, क्योंकि एक काम कंप्लीट हो चुका है खाना पकाने का, और बाद में वो घर पहुंचा है या मैं घर पहुंचा हूं। तो इस प्रकार से एक काम कंप्लीट हो चुका होगा, दूसरा उसके बाद स्टार्ट होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट के निश्चित समय से पहले पूरा हो गया था। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क बाई 6 PM येस्टरडे। मैं कल शाम के 6 बजे से पहले अपना काम कर चुका था। पास्ट में निश्चित समय से पहले हो गया। शी हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर। वह पहले स्टेशन छोड़कर जा चुकी थी।
भूतकाल की किसी अपूर्ण इच्छा को व्यक्त करने के लिए, पास्ट टेंस की किसी इनकम्प्लीट डिज़ायर को व्यक्त करने के लिए आई विश्ड दैट आई हैड बॉट इट, वर्ब है बाई, हमें फिल इन द ब्लैंक दिया होगा, हम यहाँ पर हैड बॉट लिखेंगे क्योंकि विश जो है वो इच्छा को दिखाता है। अपूर्ण इच्छा क्यों है? क्योंकि कहते हैं ना काश मैं ऐसा कर चुका होता। भूतकाल में दो कार्यों में पहले कार्य में पास्ट परफेक्ट लगता है, ये पहले भी बता चुके हैं। आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड डन होमवर्क, तो बिफोर और आफ्टर का अंतर हमने देखा है। बिफोर से पहले ऐड प्लस थर्ड फॉर्म आती थी, वहाँ पे हमने देखा है बिफोर से पहले ऐड प्लस थर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर सेंटेंस में आफ्टर आया हुआ है तो आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद हमेशा ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। भूतकाल की असंभव शर्त को व्यक्त करने के लिए इफ़ वाले वाक्यों में, यानी कि सेंटेंस के अंदर इफ़ लगा होगा और असंभव शर्त को कंप्लीट करने के लिए उसमें वुड हैव भी दिया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यू वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ यू हैड रन फास्टर, कह रहा कि आप ट्रेन को पकड़ चुके होते अगर आप तेज़ दौड़ते। तो इफ़ के बाद यहाँ पर इफ़ हमेशा कंडीशन को दिखाता है। इफ़ के बाद हम ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें वुड हैव दिया होगा उस सेंटेंस में हम फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर इफ़ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर आप मेहनत करते, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, तो आप पास होते। तो इफ़ हमेशा कंडीशन को दिखाता है क्योंकि इस सेंटेंस में भी वुड हैव आया है, इसलिए इसमें भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा।